वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एमएलएस के 1 ईयर सस्पेंशन पे जो अपना निर्णय दिया है उसके बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीजेपी के जो 12 एमएलएस महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे उस पर अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सस्पेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल और इरेशनल है। सारा मामला समझेंगे, लेकिन उसके पहले एमएलएस को सस्पेंड करने का मैकेनिज्म बता देता हूं। अगर हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहां के रूल्स में है रूल नंबर 53, जो ये कहता है कि किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर के पास होगा और इस मुद्दे पर कोई वोटिंग नहीं होगी। रूल 53 क्या कहता है? रूल 53 ये कहता है कि स्पीकर किसी भी मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने उनके डिसीजंस नहीं माने, कंडक्ट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, वो डिसऑर्डरली बिहेव कर रहे थे, तो उन्हें असेंबली से तुरंत बाहर निकाला जा सकता है। फर्दर उन्हें यह भी कहा जा सकता है कि वो उस पूरे दिन में मीटिंग का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर वो ऐसी गलती दोबारा करते हैं तब उनसे कहा जा सकता है कि वो पूरे सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग सेशन है जितने दिन चलेगा वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि किसी को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, और यहां पर यही किया गया। ये सस्पेंशन 1 साल का था बिकॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये कहना है कि उन्होंने मिसबिहेव किया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा? उन्होंने कहा कि नॉन सेट इन लॉ, ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इट इज नॉट हिज हर डीड, मतलब किसी भी व्यक्ति को 1 साल के लिए बाहर कर देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इरेशनल है, ये सही नहीं है, और ये असेंबली की पावर के बियॉन्ड भी है बिकॉज उनके पास 1 सेशन तक का ही राइट है। इतने लंबे समय के लिए अगर सस्पेंशन किया जाता है तो ये एक इरेशनल माना जाएगा, मतलब सही नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप के भी खिलाफ है। एक सरकार जिसके पास मेजोरिटी है, सपोज वो कोलिशन गवर्नमेंट में हो, आपने उनके मेंबर्स को बाहर कर दिया 1 साल के लिए, तो सरकार अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगी। अगर आपने अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को बाहर कर दिया तो अपोजिशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। कुल मिला के ये किसी भी प्रकार से डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए सही नहीं है कि किसी मेंबर को 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाए, और यहां तो 12 मेंबर्स को 1 साल के लिए बाहर किया गया था, तो इसे अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लोकायुक्त के बारे में है। केरला की सरकार ने अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है केरला लोकायुक्त एक्ट में, जिसके लिए वो एक ऑर्डिनेंस लेकर भी आ रहे हैं। इस मूव को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है केरला की सरकार को ऑपोजिशन के द्वारा। ये पूरा मामला क्या है और इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या है कि अपोजिशन हो रहा है, हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कुछ बातें लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, आप इसे अंबुड्समैन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एक ऑफिशियल होते हैं जिनका काम होता है लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना, और जो गवर्नमेंट है अगर वहां पर कोई मिसहैपनिंग हो रही है, कोई करप्शन हो रहा है, तो उसे उजागर करना, उस संबंध में कार्रवाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये किसी भी आरोप को या एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
जो करप्शन या माल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, फर्दर उसे स्पीडली रिड्रेस किया जाए, उसके लिए भी ये पूरी कोशिश करते हैं। लोकायुक्त जो हैं वो बेसिकली स्टेट एक्विवेलेंट होते हैं सेंट्रल लोकपाल के, मतलब सेंटर में जो संस्था वर्क करती है उसे कहा जाता है लोकपाल, और इसकी जैसी ही जो राज्यों में संस्था वर्क करती है उसे कहा जाता है लोकायुक्त। तो समझने में मुश्किल नहीं होगी। लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है? लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है यूजुअली एक फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में जो व्यक्ति हैं उन्हें या तो बना दिया जाता है लोकायुक्त, या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उन्हें। एक फिक्स टेन्योर होता है। हम कोई टेन्योर बता इसलिए नहीं रहे हैं बिकॉज अलग अलग राज्यों में ये टेन्योर अलग अलग होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो क्या टेन्योर फिक्स करेंगे। तो कौन व्यक्ति है जो एलिजिबल है लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए, ये हमने देखा। अब लोकायुक्त का सिलेक्शन कैसे होता है? चीफ मिनिस्टर एक व्यक्ति को लोकायुक्त के तौर पे सेलेक्ट करते हैं, केवल सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो कंसल्ट करते हैं एक कमेटी से, और जो कमेटी होती है उसमें कई सारे प्रोमिनेंट लोग होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में और लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो तो फाइनली गवर्नर के द्वारा किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि चीफ मिनिस्टर महज सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। एक बार अगर लोकायुक्त को अपॉइंट कर दिया गया तो उन्हें ना तो उनके पद से डिसमिस किया जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ये उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। फर्दर उन्हें रिमूव करने की प्रक्रिया वही है स्टेट असेंबली में जो इंपीचमेंट की प्रक्रिया होती है। जेनेसिस क्या है लोकायुक्त की इस संस्था का? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, जिसे हेड किया गया था लेट मुरारजी देसाई जी के द्वारा, 1966 में रिकमेंड किया था कि हमें लोकायुक्त जैसे किसी संस्था का निर्माण करना चाहिए। हमने देखा कि 2013 के आसपास मैसिव प्रोटेस्ट देखे गए करप्शन के अगेंस्ट में। उसके रिजल्टेंट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का आया, जिसे हम कॉमनली या फिर पॉपुलरली लोकपाल एक्ट के नाम से पुकारते हैं। इसे दिसंबर 2013 में पास किया गया। मैं आपको बता दूं कि स्टेट्स के पास इनफ ऑटोनॉमी होती है कि लोकायुक्त को लेकर वो क्या कानून बनाना चाहते हैं, इसलिए लोकायुक्त की जो पावर है वो राज्य दर राज्य वैरी करती है, अलग अलग होती है। उनका टेन्योर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने को लेकर उनके अधिकारों में भी आपको पर्याप्त बदलाव दिखेंगे। जैसे क्या विभेद हैं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो आपको मीन्स में भी अगर लिखना हो तो काम आ जाएगा, वैसे प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नागालैंड में उन्होंने एक लॉ पास करके नागालैंड की सरकार को अलाउ कर दिया कि वो लोकायुक्त की पोस्ट को 1 साल तक वैकेंट रख सकते हैं। अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये राज्य ने अपने हाथ में ऑटोनॉमी ले ली। गोवा ने लोकायुक्त, गोवा में जो लोकायुक्त होते हैं उनके पास पब्लिक ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने का अधिकार नहीं है, वो केवल रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का राइट उन्हें नहीं दिया गया है। बिहार की बात करें तो उन्होंने एक लॉ पास करके अगर कोई व्यक्ति फॉल्स केसेस फाइल करता है लोकायुक्त के सामने तो उसके पनिशमेंट का भी प्रावधान कर दिया गया है। 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ बिहार की सरकार का, तो कहा कि ऐसे तो विसल ब्लोअर्स आएंगे ही नहीं सामने जो कि करप्शन के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें डर लगेगा कि भाई अगर किसी ने साबित कर दिया कि आरोप गलत है तो 3 साल की सजा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लॉ पास किया जिसके माध्यम से उन्होंने लोकायुक्त का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, उसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया। 2015 में स्टेट ने एक और अमेंडमेंट किया और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से ही बाहर कर दिया। तो हमने देखा कि राज्यों के पास ऑटोनॉमी होती है, वो बदलाव करते हैं, जो किए गए हैं मैंने उनका एग्जाम्पल भी दे दिया। केरला की सरकार ने भी क्या बदलाव किया है जिसका विरोध हो रहा है? उन्होंने गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि वो लोकायुक्त का जो वर्डिक्ट है उसे या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जो उन्होंने कह दिया वो माना जाएगा। इसके बाद देखिए अंडर सेक्शन 14 जो एक्ट का है राइट नाउ जो अभी है, वहां पर पब्लिक सर्वेंट को अपना पद छोड़ना होगा अगर लोकायुक्त ने कह दिया तो। अब इस बात को खत्म कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने। इस तरीके से लोकायुक्त के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में है। देखिए जो बजट सेशन होता है उसकी स्टार्टिंग प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ होती है। प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में सरकार की जो भी अचीवमेंट रही हैं पिछले साल में उन्हें हाईलाइट करते हैं। ये भी बताते हैं कि सरकार का आने वाले साल के लिए क्या प्लान है। मैं आपको एक बात और स्पेसिफाई कर देता हूं, ये जो स्पीच प्रेसिडेंट देते हैं इन्हें सरकार की ओर से ही लिख कर दिया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट इसमें अपनी ओर से कुछ भी एड ऑन नहीं करते। इसका मतलब साफ है, उस स्पीच में कही गई किसी भी बात के लिए प्रेसिडेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब प्रेसिडेंट एक बार स्पीच दे लेते हैं तो फिर इस स्पीच को देने के लिए प्रेसिडेंट को धन्यवाद दिया जाता है। ये धन्यवाद दोनों सदन यानी कि दोनों हाउस देते हैं और इसके लिए आता है मोशन ऑफ थैंक्स।
मोशन ऑफ थैंक्स का पास होना बहुत ज़रूरी होता है लोकसभा में, क्योंकि अगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है उसके बाद जो मोशन ऑफ थैंक्स आता है वो गवर्न होता है आर्टिकल 86, आई रिपीट, आर्टिकल 86 क्लॉज 1 और आर्टिकल 87 क्लॉज 1 के माध्यम से। और इसका आधार बनता है रूल 16 एंड 24, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में है, उससे। ये जो एड्रेस है इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स आता है। जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं वो उसे प्रपोज करते हैं और उसके बारे में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मोशन ऑफ थैंक्स जब आएगा तो सभी लोगों को उस पर वोट करना होता है। अपोजिशन पार्टी के लिए एक मौका होता है, वो ये कहते हैं कि आपने प्रेसिडेंट की स्पीच में ये बात लिखवाई जिससे हम सहमत नहीं हैं, तो आप इस मुद्दे को, इस बात को उस स्पीच में से हटवाइए, उसके बाद हम थैंक्स बोलेंगे। ऑल्दो ये सारा प्रोसेस जो है वो स्पीच के बाद ही होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट में से इसको हटवा दीजिए, उसके बाद हम इस मोशन ऑफ थैंक्स पे समर्थन देंगे या प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलेंगे। अगर ये मोशन किसी भी वजह से डिफीट हो जाता है या ये पास नहीं हो पाता है तो माना जाएगा कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है और सरकार गिर जाएगी। सामान्य सी बात है, अगर आप मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं करवा पा रहे हैं तो आपके पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, और जो सरकार अपने प्रेसिडेंट को थैंक्स तक नहीं बोल सकती वो पूरा देश कैसे चलाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि अगर ये पास नहीं होता है लोकसभा में, आई रिपीट, तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा का क्या मामला है? राज्यसभा में अगर ये पास नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे एम्बेरसमेंट होती है सरकार की, इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि अपोजिशन पार्टी की जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस कर दिया जाए और एटलीस्ट मोशन ऑफ थैंक्स दोनों ही सदनों में पास हो जाए। लोकसभा में पास होना जरूरी है, अगर नहीं पास होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन माना जाएगा इसे, और राज्यसभा में पास ना हो तो एम्बेरसमेंट होती है, इसीलिए सरकार अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करके राज्यसभा में भी इसे पास करवाने की कोशिश करती है। लिमिटेशन यही है कि मेंबर्स किसी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं कर सकते मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे जिम्मेदार ना हो। फर्दर, मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर जो भी डिबेट होती है उसमें प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया जा सकता। एज आई टोल्ड यू कि प्रेसिडेंट इसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलते, जो उन्हें लिख के दिया जाता है वो वही बोलते हैं, तो कही गई किसी भी बात के लिए वो जिम्मेदार नहीं होते। पासेज, इसका हाउस में पास होना जरूरी है। लोकसभा में अगर ये पास ना हो तो सरकार गिर जाएगी, राज्यसभा में पास ना हो तो एम्बेरसमेंट होती है, और लोकसभा में पास ना होने की स्थिति को नो कॉन्फिडेंस मोशन के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। मोशंस पे प्रश्न आते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे प्रश्न आया था 2014 के प्रीलिम्स में। पहला स्टेटमेंट ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं मेंशन किया गया है, और दूसरा ये है कि इसे केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत। अब इसका जवाब मैं आपको बता ही देता हूं, दो के दोनों ही स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट हैं, तो सही आंसर आपको निकल के आएगा सी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। इन बॉन्ड्स की मदद से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉर्पोरेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1213 करोड़ के बेचे गए एसबीआई के द्वारा, मतलब इतने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकले हैं जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए किया जाता है। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में जारी होते हैं। इनकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इन बॉन्ड्स को बेच सकता है और कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है। जो व्यक्ति इसे खरीदता है उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से खरीदा जाता है और विद इन 15 डेज उस पॉलिटिकल पार्टी को इसमें से पैसे ले लेने होंगे। मतलब एक बार ये इशू हुआ तो केवल 15 दिनों तक ही वैलिड रहेगा। ये साल में 4 बार 10 दिनों के लिए ओपन होता है खरीदने के लिए, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। सरकार चाहे तो टाइम पीरियड को बदल भी सकती है। इसे कोई व्यक्ति सिंगली खरीद सकता है या फिर ज्वाइंटली भी खरीद सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इस बॉन्ड पे डोनर का नाम नहीं होता, मतलब ये पता नहीं चलेगा कि ये बॉन्ड किसने दिया है। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज कई बार डोनेशन देने के बाद मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी जीत गई जिसको डोनेशन नहीं मिला है, तो जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उन्हें हैरेस किया जाता है। ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसी उद्देश्य से ऐसा किया गया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को रिलीज किया है। इसको रिलीज करने की शुरुआत 2006 में की गई। 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और 2 टेरिटरीज को ये इवेलुएट करता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो इस इंडेक्स को तैयार करते हैं, ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है। किसका? इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, जो कि सिस्टर कंपनी है इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की, जिसके आर्टिकल्स आप देखते रहते हैं। जो इंडेक्स है इसमें 60 इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, या जिसमें मतलब सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। सिविल लिबर्टी, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर। हर कंट्री को 0 से 10 के बीच में स्कोर किया जाता है और इसके बेसिस पे उन्हें 4 टाइप ऑफ रिजीम में डिवाइड करते हैं।
जिसमें पहला है फुल डेमोक्रेसी, दूसरा है फ्लॉट डेमोक्रेसी, तीसरा हाइब्रिड रिजीम और चौथा अथॉरिटेरियन रिजीम। अब इंडिया किस कैटेगरी में आता है, इसको लेकर आपके मन में उत्सुकता हो सकती है। नॉर्वे ने इस रैंक को टॉप किया और वो बन गया फुल डेमोक्रेसी। इंडिया को रैंक मिली 46 की और जो स्कोर था वो 6.91 का था। तो इंडिया को फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाल दिया गया। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक जो है वो 53rd थी। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शन सिंबल्स के बारे में है। इलेक्शन सिंबल का मामला न्यूज में आया है बिकॉज कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस संबंध में सामने आई है। खैर, ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो हमारे काम की नहीं है, फिर भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो समाजवादी पार्टी का इलेक्शन सिंबल है यानी कि साइकिल, उसे 2008 के अहमदाबाद टेरर ब्लास्ट के साथ लिंक किया। उसके बाद कई सारे जो बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। खैर, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये पॉलिटिकल है, कुछ समय में ये इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तक इलेक्शंस हैं तब तक इस प्रकार की कंट्रोवर्सी सामने आती रहती हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट और काम की बात है वो है इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 ये प्रावधान करता है कि किस पार्टी को क्या सिंबल मिलेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने को लेकर। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी पार्टी के लिए एक सिंबल इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब जो उन्हें मिल गया वो उसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंबल हो तो उसे पॉपुलराइज करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आपको कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स पता होंगे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उनके पास हैं, बहुत लंबे समय से उनके पास हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें इलेक्शन, या जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें इलेक्शन के पहले अप्रोच करना पड़ता है कमीशन को कि हमें आप एक सिंबल दे दीजिए। तो जो भी सिंबल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या इंडिविजुअल ने नहीं लिए हैं वो अवेलेबल हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है इनमें से 3 को आप चूज कर लीजिए, तो वो 3 आप उन्हें चूज करके देते हैं और उनमें से एक कोई आपको मिल जाता है। अगर आपने उस लिस्ट के बाहर का कोई सिंबल दिया है तो उसे वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहे तो अपने सिंबल को रिजर्व कर सकते हैं। सपोज करिए कि वो किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास जो सिंबल है वो उनके स्टेट के लिए है। वहां पर अगर वो सिंबल फ्री है, किसी ने उसे लिया नहीं है, तो वो बोल सकते हैं कि सिंबल मुझे दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन वहां का उन्हें दे देगा। तो वो दे देते हैं, यूजुअली मना नहीं करते। लाइक आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो झाड़ू है, तो अगर किसी और राज्य में वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे झाड़ू किसी ने लिया नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी को आसानी से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्दर अगर 2 या उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एक सिंबल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गिवन दैट वो किसी एक स्टेट या यूटी में एक साथ कंटेस्ट ना कर रहे हों। वो अलग अलग स्टेट में अगर कंटेस्ट कर रहे हैं तो सेम सिंबल के साथ कंटेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन गई थी। पिटिशनर जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, उन्होंने कहा कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए, स्पेसिफिकली पेट्रियोटिज्म, यूनिटी ऑफ नेशन, ये वाला मामला। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति उसे फॉलो नहीं भी करता तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा या उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। लेकिन पिटिशनर का मानना है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल डिफाइंड लॉ होना चाहिए जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की ड्यूटी को डिफाइन कर सकें। और इसके लिए वो गीता का हवाला भी देते हैं, जहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं कि ड्यूटीज किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होती हैं। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी किया कि आप देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का बैकग्राउंड देखते हैं। ये पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया गया, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में। ये तब किया गया जब इलेक्शन सस्पेंड किए जा चुके थे और सिविल लिबर्टीज को कब किया जा चुका था, मतलब इंडिया में समय था इमरजेंसी का। उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान आया। भारत में वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A में इसका प्रावधान किया गया है। 10 को तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही लाया गया था, यद्यपि जो 11वीं ड्यूटी थी उसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 86th अमेंडमेंट के माध्यम से इनकॉर्पोरेट करती है। ये स्टैच्यूटरी ड्यूटीज हैं जो बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सिटीजन अपने ऑब्लिगेशंस को समझे। आप केवल फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकते, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के इस कॉन्सेप्ट को हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। उस समय यद्यपि इसका नाम USSR हुआ करता था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं? पहला तो हमें संविधान से अबाइड करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। जो आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जो नोबल आइडियल्स हैं उन्हें फॉलो और चेरिश करना चाहिए। नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम के दौरान जो इवॉल्व हुए, हमें देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना है, कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस रेंडर करनी है जब भी ऐसा कहा जाए करने को। हार्मनी को प्रमोट करना है और कॉमन ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना है, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी के ऊपर उठ के।
हमें अपनी रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है और कंपोजिट कल्चर को बचा के रखना है। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बचाना है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ शामिल होते हैं। हमें साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस को छोड़ना है। हमें एक्सीलेंस की ओर हर स्फीयर में आगे बढ़ना है। और 11वां जो ऐड किया गया कि गार्जियंस या पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 2017 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जाता है। दूसरा, ये लीगल ड्यूटीज के साथ जुड़ी हुई हैं। ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे और जो आपका सही जवाब था दैट वाज डी, यानी कि नीदर वन नॉर टू। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो डील करता है डिजिटल राइट्स से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड कितना एक्सपैंड कर चुका है हाल फिलहाल में। अब ज़रूरत है लोगों के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की, और साथ के साथ हमें सपोर्ट करना है डेमोक्रेसी को और इंश्योर करना है एक फेयर एंड सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज़ में एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है जिसके थ्रू डेमोक्रेसी को हैम्पर किया जाता है वहाँ पे। उसके अलावा कई बार ऑनलाइन कुछ लोगों को ट्रोल किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है या उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को डिस्करेज करने के लिए यूरोपियन कमीशन लेके आया है डिजिटल राइट। ये ग्लोबली पहली बार है जब हमने प्रपोज किया है डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल। आप सभी जानते होंगे बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट के बारे में, जो कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने लॉन्च किया था। ये उसका एक एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल के लिए एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपके पॉलिसी मेकर्स को और कंपनीज को, ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे डील कर सके उन्हें पता रहे। अब यहाँ पे डिजिटल राइट में हम इंक्लूड करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी को। देखिए, आप अपनी बात कह सकते हैं, बट इसके साथ साथ ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप दूसरों की प्राइवेसी को ब्रीच ना करें। इसके साथ साथ लोगों को सभी तरह के डाटा के एक्सेस मिलेगा, यूज़ कर सकते हैं वो उसे, और क्रिएट और पब्लिश कर सकते हैं डिजिटल मीडिया को। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई पिक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, कोई मूवी हो चाहे कोई इमेज हो, तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का एक्सेस रहेगा। वैसे तो इन प्रिंसिपल का मेजर फोकस रहेगा राइट टू प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन पे। और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि जो ट्रोलिंग है, ऑनलाइन थ्रेट्स हैं, जैसे चाहे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या किसी पर्सन की ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हो, उन चीज़ों को एलिमिनेट किया जाएगा। और साथ के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हम हेट स्पीचेस को भी। ये जो आपके राइट्स हैं, जो डिजिटल राइट्स की हम बात करें, ये एक्सटेंशन है आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का ही, जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए थे। अब इन्हें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। तो यहाँ डिजिटल राइट्स के बारे में इतना ही आपको जानना पर्याप्त था। देखिए, इन टोटल यहाँ पे 6 राइट्स की बात की गई है। पहला है पीपल एट द सेंटर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे लोगों के राइट्स को, डेमोक्रेसी को। हम इंश्योर करेंगे कि जो डिजिटल प्लेयर्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करें। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपको एक फेयर इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन। आपको वहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कोई हार्मफुल कंटेंट वहाँ पे ना हो। और यहाँ पे आपके पास चॉइसेस की पूरी फ्रीडम हो, जो आप देखना चाहते हैं, जैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, आपको वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकें आप उसे। उसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, खासकर बच्चों की, बूढ़ों की। आप देखते हैं कि कोविड समय में बहुत से बुजुर्गों के साथ ऑनलाइन बहुत से फ्रॉड हुए हैं। इस तरह के फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको कहीं एक्सप्लिसिट कंटेंट ना मिले या उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना करें ऑनलाइन, इस चीज़ की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। उसके अलावा सॉलिडारिटी एंड इंक्लूजन की बात की गई है यहाँ पे, जहाँ पे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सबको यूनाइट करने के लिए है, भेदभाव के लिए नहीं। अब आप सभी जानते हैं कि जैसे हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से सोसाइटी में कोई डिवाइड नहीं क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट देने के लिए है, इंटरनेट सभी के लिए है, और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि स्किल्स सबको दे सके। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी आपकी कब वर्क करती है? जब लोगों का पार्टिसिपेशन हो।
तो यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके अपने देश की डेमोक्रेसी में। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम डिजिटल इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो वो ग्रीन ट्रांजिशन हो। ऐसा ना हो कि हम बहुत से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ये ट्रांजिशन कर रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे इन 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया गया है। आई होप आपको ये 6 के 6 प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गए हो। आइए अब बात करते हैं ओपन डाटा वीक की। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि भैया जितनी भी आपकी स्मार्ट सिटीज़ है 100 की 100, वहाँ पर हम हाई क्वालिटी डाटा सेट को जनरेट करेंगे, डाटा ब्लॉक्स को जनरेट करेंगे और इसे पब्लिश करेंगे हम स्मार्ट सिटी ओपन डाटा पोर्टल पे। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन डाटा होता क्या है। देखिए ये बिल्कुल फ्री डाटा है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी के भी साथ। इससे किसी की भी प्राइवेसी के ऊपर कोई ब्रीच नहीं होता है। अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकरेज करें ओपन डाटा को ताकि हम प्रमोट कर सके इनोवेशन इंडिया के अर्बन इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। इससे बेनिफिट ये है कि इंडिया में हम गवर्नेंस के अंदर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन को इंक्रीज करेंगे और इससे इन टुगेदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।